हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ हमारी राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लास चल रही है, जिसमें हमने राजस्थान की चित्रकला है उसको कल पढ़ा। कल की क्लास में हमने राजस्थान की चित्रकला पढ़ी थी। 2 दिन से कंटिन्यू हमारी क्लासेज हो रही है चित्रकला पे। वो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने मेवाड़ से ली, मारवाड़ से ली, ढूंढाड़ से ली, हाड़ौती से ली, इनको पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक कलाएँ, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ। देखो, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं हैं। चित्रकला अलग चीज होती है, लोक कला अलग चीज होती है। ठीक है, चित्रकला होती है वो राजस्थान की ऐसी थी, कुछ स्कूल थे, कुछ स्पेशल ऐसे होते हैं जो दरबारी साहित्य एक था, चित्रकला की परंपरा थी, उस हिसाब से होती है। पर लोक कला होती है वो जनजीवन में प्रचलित होती है। ठीक है, हर घर में, परिवार में इनका प्रचलन होता है। तो वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि RS प्रीलिम्स प्लस मेंस, मेंस में भी इसे लोक कला से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आया था, जहाँ तक मुझे याद है, RS 2018 में आया था टेरिकोटा। तो टेरिकोटा क्या है? राजस्थान की लोक कला है। तो वो 5 नंबर का सवाल आया था। ऐसे भी और सवाल आते रहते हैं, वो में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ये देखेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख लोक कलाएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, चलो कल करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखो, अभी हमने बोला था लोक कला क्या होती है। तो आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम झाम व प्रदर्शन के, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम स्पेशल से कोई सूरत खाना बनाए, है ना, कोई चित्रशाला बनाए, जरूरी नहीं होती। घर में प्रचलित होती है, ना कोई प्रदर्शन की जरूरत होती है। तो बिना किसी ताम झाम या प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र या नृत्य या संगीत आदि के रूप में पेश किया जाता है, वह लोक कला कहलाती है। इसमें जरूरी नहीं कि आपकी चित्र हो, इसमें संगीत भी हो सकता है। ठीक है, इसमें नृत्य भी हो सकता है। आदि को जिस रूप में पेश किया जाता है वो होती है आपकी लोक कला। तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक होती है और प्रस्तुतकर्ता होती है। हमको पता रहता है कि इस स्पेशल जो ये एक क्षेत्र है, अंचल है, उसमें ये कला प्रचलित है, इस चीज में ये प्रचलित है। कहीं की सांझी प्रसिद्ध है, कहीं की व्हील प्रसिद्ध है। तो वो क्या है, हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है ना, उसको प्रदर्शित करती है लोक कला। ठीक है, देखते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं कौन सी है दोस्तों। पहली आपकी सांझी। ठीक है, सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। ठीक है, कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं और उसका पूजन करती हैं। इसे ही सांझी कहा जाता है। देखो दोस्तों, दशहरे से पूर्व हम सबको पता है कि नवरात्र आते हैं, अश्विन के नवरात्र आते हैं ना। उसमें क्या है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो एक सफ़ेद दीवार होती है, उस पर अलग अलग तरीके की सांझी मतलब गौरी माँ की बना ली रे, पार्वती की, है ना, इनका चित्रण कर देती है। और फिर क्या है, लगातार 15 दिन तक उनका पूजन किया जाता है। तो ये सवाल भी आ सकता है प्रीलिम्स में कि सांझी पूजन है वो कितने दिन तक चलता है। तो 15 दिन तक लगातार चलता है, गोबर से आकार उकेरती है और उसका पूजन करती है। इसे ही सांझी, सांझूली, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजा आदि नामों से जाना जाता है। क्लियर। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेरकर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, जो भी उनके पास होता है, आसपास जो भी चीजें उपलब्ध होती हैं वो क्या है उन पे लगा देती है। ठीक है, सबने देखा होगा, दीवार पे एक चित्र बना दिया, उसमें जो भी हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं वो क्या है उस पर चिपका दी, तो उसको क्या अलंकृत किया जाता है। क्लियर। सांझी को किसका प्रतीक माना जाता है दोस्तों? हमने पहले पर ये बात डिस्कस कर चुके हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। बिना उद्देश्य के तो कोई काम नहीं होता। तो सांझी पूजन किस लिए किया जाता है? अच्छे वर या फिर पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। घर की कामना के लिए भी। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं। एक बना लिया, मान लो कोई एक है, ये प्रतीक बना लिया। ठीक है, किंतु अंतिम 5 दिन है ना दोस्तों, 15 दिन तक पूजन होता है ना, अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। अब आपके सवाल आ जाए 2 नंबर का कि संध्या कोट क्या होता है, तो सिंपल भाषा में लिख देना कि राजस्थान में लोक कला का एक प्रचलित रूप, जिसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा दशहरे से पूर्व 15 दिन तक लगातार क्या है माता पार्वती का चित्र बना के उसकी पूजा की जाती है। जिसमें प्रथम 10 दिन है वो छोटी आकृति उकेरी जाती है, पर जो अंतिम जो 5 दिन है उसमें बहुत बड़े आकार की आकृतियां उकेरी जाती हैं, उसे ही संध्या कोट कहते हैं। क्लियर। पहले दिन चंद्रमा, सूर्य, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी। देखो, ये तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई 15 दिन याद नहीं रखते कि आज हमने क्या बनाया, ये तो फालतू की बातें है। ठीक है, 8वें दिन ढोलक नगाड़े, 9वें दिन ये
पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन संध्या कोट के बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता पार्वती जी का एक बड़ा सा चित्र बना लिया जाता है। वह मानव पशु पक्षी आकृति आदि का चित्रण किया जाता है। तो क्लियर हो गया। अगर आ जाए आपके आरएस मेंस में 2 नंबर का या 5 नंबर का आपका सवाल आ जाए सांझी, वो शब्द देते हैं, बहुत प्यारा शब्द देते हैं, एक देते हैं, वहां देख के इतना मन चलता है कि काश मेरे पास इसका मीटर होता, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाती। वो देंगे बस ये, यहाँ होगा आपका क्वेश्चन, पेपर देखना आप आरएस मेंस के, ठीक है, उसमें होगा सांझी। अब लिख दो उसको सांझी के बारे में, आपको जो कुछ आ रहा है तो पॉइंट बना के जो भी आपकी मर्जी, आपकी लेखन शैली है उसके अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है। दूसरा है अपना लोक कला दोस्तों मांडना, ठीक है। मांडनी हमेशा क्या होता है हम तो जनरली उसको बोलते हैं मांडने, राजस्थान में इसको मांडने बोला जाता है। वैसे ये समझ लो आप कि रंगोली का एक रूप होता है, ठीक है। रंगोली बनाते हैं, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में उसको रंगोली बोलते हैं, राजस्थान में हमारे यहाँ मांडने होती है। देखो क्या होता है मांडने, मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाई जाती है। घर की देहरी पे, चौखट पे, आंगन पे, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान है, कोई पूजन स्थल आदि पर मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी का बनाते हैं ना, बाहर की साइड में गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, स्वास्तिक का बहुत प्रचलन है। आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंदरवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार का, गणगौर पर गुणों का जोड़, घेवर लहरिया, तीज पर भी घेवर लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो उसी में पुष्कर पेड़ी व पथवारी मांडी जाती है। देखो पुष्कर पेड़ी कब मांडी जाती है दोस्तों, ये सवाल आ जाता है। तो कोई तीर्थ यात्रा कर अगर सकुशल घर आ गया तो उस खुशी में क्या है, पुष्कर पेड़ी की बनाई जाती है, ठीक है। मांडनों में त्रिकोण, यहाँ तो ये हो गया आपका त्रिकोण का हो गया, ठीक है। यहाँ आपका षटकोण का हो गया। देखो हम स्वास्तिक बनाते हैं ना इसे, ये और क्या है, मांडना ही तो है, और क्या है, बस ऐसे बना दो, है ना। अष्टकोण, वृत्त आदि करते हैं, अपने मन के हिसाब से जो जिसको चित्रकारी करनी आती है वो बना देते हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हैं, अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत मिश्रण होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मांडने होता है वो अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है। ये राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चित्रकला है, क्या बोलते हैं इसको, लोक कला है, जिसको बोलते हैं फड़। फड़ पे चित्रण आपका सवाल है, वो आरएस प्रीलिम्स में भी आता है, आरएस मेंस में भी आता है। चलो पढ़ते हैं इसको, क्या है फड़। फड़ क्या है, फड़ पट का, हम बोलते हैं ना पट, उसका ये एक रूप हो गया फड़, आप बोलचाल की भाषा में। कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिंपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है। पट चित्रण तो एक तरीके का पट चित्रण है, जिसे इस राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखो तो 2 नंबर में आ जाए फड़, तो क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। राजस्थान में जो चित्रांकन होता है ना, पट चित्रांकन, पट चित्रण होता है। एक कपड़ा ले लिया, उस कपड़े पे मान लो कृष्ण लीला है, तो कृष्ण लीला से संबंधित क्या है, चित्र बना दिए, तो वो क्या हो गया आपका फड़ चित्रण हो गया, क्योंकि राजस्थानी में पट को फड़ बोलते हैं, फड़ बोला गया है, ठीक है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जो भीलवाड़ा है उसका एक कस्बा है शाहपुरा कस्बा, वहाँ का फड़ चित्रण प्रसिद्ध है दोस्तों। और वो भी जोशी परिवार है उसका, और जोशी परिवार में भी श्रीलाल जोशी प्रमुख चित्रकार है। ये सवाल आते हैं आपके। फड़ बोपों के लिए निर्मित की जाती, किसके लिए, तो बोपों द्वारा फड़ का पढ़ी जाती है, ठीक है। अलग अलग होती है, पापू जी की फड़ हो गई, है ना, कृष्ण मतलब तेजा जी की फड़ हो गई, जिसकी देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी मानी जाती है ना। तो ये बोपे फड़ को लकड़ी पर लपेट कर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता या जंत्रवाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। क्योंकि भोपा यहाँ तो सबने देखा होगा, भोपा तो देखा ही होगा, वो रावण हत्ते का यूज करते हैं, तो रावण हत्ता बचाते रहते हैं या जंत्र, इन 2 वाद्य यंत्रों के साथ फड़ का वाचन करते हैं, ठीक है। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला, लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों, उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। जैसे यहाँ होगी, मान लो पापू जी है तो पापू जी को सबसे बड़ा बना दिया, देखो यहाँ इसमें दिख रहा है आपको, ये है अपने पापू जी, इसको बना दिया सबसे बड़ा। इसके बाद फिर पापू जी के जीवन से संबंधित सारी घटनाएं हैं, उनका यहाँ चित्रण किया गया है। अन्य आकृतियां उसके अनुपात में कई छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियां नीले रंग में हो गई, देव है वो लाल रंग में हो गए, राक्षस है वो काले रंग में हो गए, है ना, कि काला रंग जो बोलते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति का, साधु है वो सफेद रंग में, क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति सही होती है, पीले में जैसे सिंदूरी लाल रंग शौर्य वीरता का प्रतीक है, ठीक है।
आप फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल के मांड में गोद। अब ये फड़ का आ सकता है आपको, कैसे निर्माण होता है, देखो निर्माण बता रखा है यहाँ। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते, हाथ से कता हुआ 2 सूती कपड़े ले लो, ठीक है। उस पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, दरताल, प्योड़ी, सिंदूरी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा लाल रंग कपड़ों में, भूरा वस्त्र निर्माण खुलाई केवल काले रंग में की जाती है। बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। फड़ आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे आरएस मेंस में हो चाहे आरएस प्रीलिम्स में हो, आपको ये याद रहना चाहिए कि फड़ है वो राजस्थान में पट चित्रण का एक रूप है। राजस्थानी भाषा में पट है उसको फड़ बोला जाता है। राजस्थान शाहपुरा भीलवाड़ा का जो कस्बा है वो राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उसमें भी जोशी परिवार, ब्रैकेट में लगा देना आपका श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध चितेरे है। फिर ये थोड़ा बता देना कि जो बोपे है वो रावण अत्ता पे या जंतर पे इसके क्या वाचन करते हैं। बाबूजी की फड़ है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ चित्रण है वो क्या सबसे लंबी है, उस पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। बस इनफ है, इतनी चीज़ें अगर आपने देख ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। आगे देखते हैं अगली लोक कला कौन सी है अपनी, पान्ने। पान्ने तो सब देते हैं, सबके घर में आता है। हम देखते होंगे दिवाली पे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के साथ पान्ने आती है जिसमें लक्ष्मी जी का चित्रण रहता है, ठीक है, वही पान्ने होते हैं। हनुमान जी का आ गया, कोई किसी हनुमान जयंती पे मान लो हनुमान जी का आ गया, हम जा रहे हैं कोई मंदिर में सत्संग हो रही है तो वो पान्ने बांटती है, उसमें हनुमान जी का चित्रण रहता है, तो वो हो गया आपके पान्ने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने जो चित्र होते हैं ना, देखो इनकी सबको पता रहता है क्या है, पर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है ना तो वो ये लिखनी पड़ेगी, जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने जो चित्र होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, पान्ने पर। और जो कपड़े पर बने चित्र होते हैं वो फड़ हो गया। कागज पर जो देवी देवताओं का चित्रांकन हो गया वो आपके पाने हो गए। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, इन सब के पाने बहुत प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। उस पाने पर भी 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है श्रीनाथ जी का, ठीक है। कावड़ बहुत फेमस है दोस्तों, राजस्थान में कावड़ बहुत बहुत प्रसिद्ध है। अब कावड़ देखते क्या होता है। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है। कावड़ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ, चित्तौड़गढ़ में भी चित्तौड़गढ़ का बस्सी कस्बा है। और बस्सी में भी कौन, खेरादी है, जो खेरादियों द्वारा कावड़ का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। कौन है मांगीलाल मिस्त्री है, वो राजस्थान की किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित है। ये सवाल आ जाए दोस्तों तो आप क्या बताओगे कि कावड़ से संबंधित है, ठीक है। इनकी बनी कावड़े देश विदेशों में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं, मनमाना दान करते हैं। कावड़ होता क्या देखते हैं ये काम की चीज है ये। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है। मंदिर, सबने कावड़ देखा होगा, मंदिर नुमा एक काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं, कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहता है। कथावाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्ति है वो हमको दर्शित होती है। कावड़ फिर लाल रंग से रंगी जाती है। किस रंग से, लाल रंग से। उसके ऊपर फिर क्या है, काले रंग से पौराणिक कथा है उनका चित्रांकन किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्र, घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्म, लक्ष्मी, गरुड़, आदेव देवता, पाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, है ना, गोपीचंद बरथरी, इनका कथानुसार कावड़ में चित्रित किया है। तो कावड़ क्या है, आ जाए 2 नंबर का सवाल आ जाए, मान लो आपको कावड़ क्या है, तो कावड़ कुछ नहीं, एक काष्ठनुमा मंदिर नुमा एक काष्ठ कलाकृति होती है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी जिले की जो कावड़ है वो प्रसिद्ध है। खेरादियों का वो एक पुश्तैनी व्यवसाय है। इसके अंतर्गत एक मंदिर होता है जिसके अनेक द्वार होते हैं। लास्ट में जो सबसे अंतिम होता है उसमें राम, लक्ष्मण और सीता होती है, उनकी प्रतिमा होती है। इसके अलावा
मूर्तियाँ होती हैं। इसके अलावा ये बता देना कि ये लाल रंग से रंगी जाती है, इसके बाद काले रंग से क्या है उस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे कुछ उदाहरण दे देना, बाबू जी की, है ना, हनुमान जी की, जो भी याद आई सब देवी देवताओं के उनके नाम लिख देना आप कि उनकी कावड़ चित्रित है। क्लियर, कथा चित्रित रहती है इन पे। आप देखते हैं दोस्तों अगला क्या है, क्या आप जानते हैं, देखो गोड़लिया। गोड़लिया सबको पता होगा क्या होता है। गोड़लिया आ जाए 2 नंबर का तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग किए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान होते हैं ना, वो गोड़लिया कहलाते हैं। ताकि पशुओं पे एक चिन्ह बना दिया जाता है, खास चिन्ह, ताकि दूसरों से उसकी अलग पहचान हो उसके, है ना। तो घर परिवार में मतलब जहाँ जो पालतू पशु है वो कहीं गुम ना हो जाए, तो उनकी पहचान करने के लिए उनको जो दागने की जो क्रिया होती है ना, उसको तो कहते हैं, दागने की क्रिया तो अटेरना कहलाती है, और दाग के निशान है वो आपके गोड़लिया कहलाते हैं। क्लियर। पशुओं की ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक है। दागने के चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियां, विविध कृषि उपकरण, दैनिक आवश्यकताओं वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्सर किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। तो पशुओं पे दागने की क्रिया टेरना कहलाती है। और वो जो दाग का जो निशान होता है वो कोई किसी भी चीज़ का हो जाता है, कोई राजघराने का हो सकता है ना। पहले ये होता था ना, स्पेशल राजघराने का पशु होता था तो घोड़े को दाग दिया जाता था कि अश्वमेध का ये घोड़ा है भाई, इस पर इस जो घराना है उसका चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। तो वो होता है। अब पशु पक्षी किसी का भी हो सकता है, दागने की ये जगह दे रखी है, ये हो गया। अगली आपकी लोकल है दोस्तों मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। प्राचीन काल से क्या, आज भी लगाती हैं स्त्रियां, महिलाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती हैं। सोज्जत, अब सवाल ये आएगा कि कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। इसको तो जीआई टैग में मिल गया दोस्तों। सोज्जत की मेहंदी पाली में है, वह मालवा की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है सोज्जत की मेहंदी। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों, शुभ कार्यों में लगाई जाती है। यानी जो भी मांगलिक कार्य है, अगर मांगलिक कार्य होते हैं तो वहाँ महिलाएं आप क्या है मेहंदी लगाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाती है। दीपावली पर पान, हटड़ी की बांस, शंख, पगलिया, देखो जिसको जो आता है ना वो उस हिसाब की मेहंदी लगा लेते हैं। वो कोई है तो धार्मिक है, अगर ज़्यादा इंसान की जो प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग होगा। कोई धार्मिक प्रवृत्ति की होगी तो गणेश जी की मूर्ति बना लेगी। किसी को पशु मतलब प्रकृति नेचर प्रेमी होगा तो वो क्या है कि पत्ती अपने उस पर पत्ती बना लेगी। तो मेहंदी के बारे में क्या बताऊँ, वो तो आपको सब पता ही है। तो होता है मेहंदी। अगला है दोस्तों गोदना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम बात, अभी हम पशुओं पे दाग लगा गए थे, अब ये गोदना वो होगा। और क्या है, गोदना हो गया शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। एक तरीके से टेंटू है, उसको टेटू को क्या बोलते हैं, यहाँ गोदना बोल दिया। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों गोदना। ये शौक क्या होता है, किसी किसी को अगर शौक हो कि वो गोदना बनवाना है, खुदवाना है, तो होता है। ठीक है, जैसे भाट जाति के आपकी महिलाएं देखी होगी तो वो जनरली क्या है अपने हाथों पे यहाँ से लेके यहाँ तक गोदना गुदवाती रहती है ना। और भी वो तो है, कई शौकिया लोग होते हैं, जैसे आदिवासी बोले ना, आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदनी गुदवाकर वे अपने सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती है। आंखों को तीर के समान पेनी दर्शाने तो नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती है। धार्मिक प्रतीक राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्ती, वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए गोदना क्या है। तो शरीर को सुसज्जित करने के लिए चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरने की जो प्रक्रिया है वो गोदना कहलाती है। बाकी सब जानते हो आप लोग। अब देखो अगला है कोठिया। कोठिया क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है भंडारण हेतु कलात्मक कोठियां निर्मित की गई हैं। कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूंटे, मांडने उभारी जाती हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, घी, दूध, दही आदि रखी जाती हैं। तो कोठियां वो होती हैं कि एक स्पेशल कोठियां, जिसको सामान्य भाषा में कोठड़ी बोलते हैं, वो बना लेते हैं। उसमें क्या है कि अपना जो पहले होता था कि जो भी अब तो शायद
ना हो, नए जो घर बने हैं नई सभ्यता के अकॉर्डिंग उसमें ना हो। पर पहले ये होता था कि उसमें जो इम्पोर्टेंट सामान होता था, जैसे घी मान लो, दूध मान लो, तो वो सब उस कोठिया में डालते थे और फिर उसको लॉक रखते थे। ठीक है, तो वो थी आपकी कोठिया। ये कोई खास नहीं है। व्हील इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है आपके लिए। यह पश्चिमी राजस्थान में आज भी प्रचलित है। तो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपची है, उनको धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है, यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए कई छोटे छोटे क्वाक्स, मतलब एक लकड़ी की कोई चीज बना दी अच्छे तरीके से, बांस की पतली खपची है उनको आपस में जोड़ के और ऐसे दीवार में उनको क्या फिट किया जाता है। आग विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे ग्वाक्स, जालियां, कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र है ना, जैसे उसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। ये हंसने वाली बात नहीं है कि कैसे इसका निर्माण होता है। मैंने आपको पहले भी बताया टेरिकोटा, 5 नंबर का सवाल RS मेंस में पहले आ चुका है। तो व्हील नाम देंगे आपको, तो आपको व्हील के बारे में पता होना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। आज भी जो पुराने घर है उसमें देखने सौंदर्य युक्त जो व्हील है वो देखने को मिलती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो बांस की जो छोटी छोटी कपची ले ली, उसको आपस में जोड़ के और जो उस घोड़े की लीद मिली जो चिकनी मिट्टी है उससे, ताकि वो खुले नहीं, आपस में बनाई जाती है। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार की होती है और इसमें कांच के कुछ भी सौंदर्यात्मक रूप दे दिया जाता है उसमें। जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित है। देखो दोस्तों, अगला सवाल है अपना, अगला अपना है कठपुतली। कठपुतली, इसको GI टैग मिला हुआ है। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियां, कठपुतली का कमाल। धागों की सहायता से, कठपुतली तो सबने देखी होगी, ठीक है, तो धागों की सहायता से काष्ठ से यानी लकड़ी से बनी जो पुतलियां होती हैं वही कठपुतली है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है, क्योंकि धागे से इसे अटकी रहती है ना कठपुतलियां, वो राजस्थान की है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संगीता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाई जाती है। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर तहलका बचा दिया था। तो कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, एक सवाल आपका ये आ सकता है अगर प्रीलिम्स में आ जाए कहीं भी। तो ये आपका उदयपुर की कठपुतली आपकी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कठपुतली है उसको GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये आ गया आपके अभ्यास प्रश्न। अगर चित्रकला और लोक कला, चित्रकला का कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, आज हमने पढ़ी है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला जो RBSE बोर्ड में दी हुई है वो। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ हो तो वो आप देख लेना, पर ये जो सवाल है ये आपको हल करने हैं। इससे क्या है, आपको जो अपनी तैयारी है इस चैप्टर को आपने कितनी गहराई से पढ़ा है उसका पता चलेगा। ठीक है, देखो पिछवाही चित्रांकन है वो किस चित्रशैली की विशेषता है आपको पता होना चाहिए। तो हम पढ़ के आए अभी भी, तो नाथ द्वारा की है। ठीक है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ से है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो अलवर शैली से। आपको एक कमाल की बात बताऊं दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, जमुना दाल, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है, अलवर शैली से। ये यहाँ से उठा के ज्यों का त्यों RS प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है। सोचो आपकी इस किताब की कितनी अहमियत है कि ये सवाल सीधा सीधा यहाँ से उठाया है, और मेंस में तो सारा सवाल ही यहीं से उठते हैं, इस किताब से उठते हैं। अलवर, जयपुर राज्य कुछ कला कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो वो था आपका दोस्तों सूरत खाना। ठीक है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, हमने डिस्कस किया था ना, बूंदी शैली। पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक किसमें हुआ है दोस्तों, बूंदी शैली। और शिकार का कोटा। बाकी हर शैली की अपनी एक अलग विशेषता है, वो हमने चैप्टर में पढ़ ली है। ठीक है, देखते हैं आगे। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। सांझे का संबंध किस देवी से है, तो अभी पढ़ा था हमने, पार्वती से, माता पार्वती से संबंधित है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं,
फड़वाचन का कार्य कौन करते हैं, अभी देखा था ना, भोपे करते हैं फड़वाचन। और किस, ये भी आ सकता है कि फड़वाचन का कार्य भोपों के द्वारा किस वाद्य यंत्र है उसके साथ किया जाता है। तो हमने देखा था कि या तो रावणता का प्रयोग करते हैं या फिर जंतर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है, तो कावड़ है भाई, कावड़ बनाता है। फड़ से संबंधी श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं, तो आपको पता होना चाहिए भीलवाड़ा के। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेहंदी के लिए, क्योंकि पाली, सोजत पाली का एक स्थान है जिसको अभी जीआई टैग मिला है, तो वो मेहंदी है, मेहंदी के लिए। ठीक है, ओ सॉरी, ये आ गया आपका दोस्तों अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वो सवाल जो आरएस में 2 मार्क्स के आते हैं। आरएस मेंस का पैटर्न आपको सबको पता होगा, अभी जो फ्रेशर नहीं है उसको बता देती हूँ कि आरएस मेंस जो होता है उसमें आपके आते हैं सवाल 2 मार्क्स के, वो आपको लिखनी होती है 20 शब्द में। ठीक है, 20 शब्द बोलते हैं, बाकी आपको जितना नॉलेज हो, जितनी जगह दी हुई हो सब लिख दो, कुछ छोड़ो मत। आपके आते हैं 5 मार्क्स के, वो आते हैं आपके 50 शब्द। और आपका एक सवाल आता है 10 मार्क्स का, एक सवाल नहीं, सवाल काफ़ी होती है पर 10 मार्क्स की होती है, वो होता है आपको 100 शब्द के। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो दे रखे हैं आपके, देखो कितने 13-14 सवाल, तो इससे क्या है, ये है आपके 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स वाले जो 20 शब्द में है वो सवाल है। चित्रशाला का परिचय दीजिए, बूंदी शैली की कोई 2 विशेषताएं बताइए। देखो दोस्तों, हमने उस जब चैप्टर पढ़ा था, जब हमने डिस्कस किया था कि बूंदी शैली की कौन सी 2 विशेषताएं, राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, निसारदिन कौन था, पिछवाइया से आप क्या समझते हैं, यहाँ दे दिया पिछवाइयों से आप क्या समझते हैं। आरएस में 10, ये आपका 2 मार्क्स का ये सवाल आया कि नाथ द्वारा शैली है जो चित्र शैली, उसकी 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है भाई पिछवाई है वो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, तो लिख दोगे। अब सुमेलित करना, ये तो प्रीलिम्स का सवाल हो गया, पानी किससे बने होते हैं, तो कागज की होती है पानी, और क्या है। फड़ है तो फड़ कपड़े की बनी होती है, मांडना है तो रंग है, रंग से चित्रित करते हैं, कावड़ है वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, सांझी पूजा किस में की जाती है, तो सांझी पूजा दशहरे में, श्राद्ध पक्ष से में की जाती है, दशहरे से पूर्व 15 दिन तक की जाती है। गोड़लिया से आप क्या समझते हैं, तो पशुओं को जो हम क्या है कि दाग लगाने की जो क्रिया होती है, उसमें जो दाग लगाया जाता है, जो किसी राजघराने से, किसी पशु से, पक्षी से, उस प्रकृति से संबंधित हो सकता है, तो वो आपका गोड़लिया कहलाता है। सारिया से आप क्या समझते हैं, मांडना के 4 विषयों के नाम लिखिए। मांडना किसी का हो सकता है, भगवान का बना दो, गणेश जी का बना दो, लक्ष्मी जी का बना दो, है ना। सांझी पूजा कितने दिन तक की जाती है, तो दोस्तों 15 दिन तक की जाती है सांझी पूजा आपकी, 15 दिन तक है। पानी क्या है, तो कागज की बनी हुई होती है पानी, जो जिनका धार्मिक महत्व होता है। ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किस उपयोग में आती है, तो जो दूध है, दही है, जो गेहूँ है, उनको लॉक करने के लिए, मतलब मजाक की बात है, कोठियाँ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है उसको रखने के लिए कोठियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपके, क्या हो गया दोस्तों, 2 मार्क्स के सवाल। मेरे कहने का आपको ये मतलब नहीं है कि यही सवाल आपके एग्जाम में आने हैं। हो सकता है आरएस मेंस में यहाँ से आ भी जाए, उठा भी ले, हो सकता है नहीं भी आए, पर ये है आपके पास एक पैटर्न, पैटर्न इन द सेंस कि आप इनको पाने क्या है। अगर आपको लिखने की स्टाइल है ना दोस्तों, पाने क्या है, तो आप क्या है 20 शब्द में इसको लिख देते हैं। इसको इस तरह से लिख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कागज से बने हुए जो होते हैं, धार्मिक महत्व होता है जिनका, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, इनका हो सकता है, तो वो पाने कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किस उपयोग में लाती है। तो आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा, ढंग से पढ़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस करो, इनको अपने हाथ से लिखो। ये नहीं कि पीछे जाओ किताब के पेज उठाओ और देख लिया भाई पानी क्या होता है, नहीं, खुद से लिखो, इससे आपकी लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला की 2 मुख्य विशेषताएं, देखो कितना शानदार सवाल है। अगर नाथ द्वारा की 2 विशेषताएं आ सकती है तो किशनगढ़ की क्यों नहीं आ सकती। तो ये भी आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखना है। ठीक है, नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषताएं बताइए, ये यहाँ से सवाल उठ गया है। ठीक है, आरएस मेंस में ये सवाल आ गया है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियों का वर्गीकरण कीजिए। तो अगर ये सवाल करोगे ना तो पूरा चैप्टर आपको टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा। राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैली है, तो हमने अच्छे से देखा था कि 4 स्कूल है यहाँ राजस्थान की शैलियाँ हैं। तो एक तो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली, दूसरा आपका मेवाड़ शैली,
तीसरी आपकी ढूंढाड़ शैली, चौथी आपकी हाड़ौती शैली। अब इनकी उपशैलियाँ भी लिख दो, इनकी थोड़ी विशेषताएं भी लिख दो, इनकी उपशैलियाँ भी लिख दो। इससे आपका ये सवाल फिर कवर हो जाएगा कि अब राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, ये हमने जब पाठ पढ़ा था बिल्कुल बताया कि इसमें प्राचीनता है नंबर 1। 5 नंबर का सवाल हमको लिखना है ना, प्राचीनता, क्योंकि अजंता चित्रशैली है उसका प्रभाव है इस पर। दूसरा बताओ इसमें रंगों की विविधता है, रंगों की विविधता है। तीसरा इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। आगे उदाहरण दे दो प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण, उदाहरण दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, जैसे बूंदी शैली। चौथा आप लगा दो इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण है, नारी सौंदर्य, जैसे आगे उदाहरण लगाओ किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ है बनी ठनी, ठीक है, हो गया। पांचवा इसमें भाव विविधता है, भाव विविधता, क्योंकि इसमें श्रृंगार और प्रेम भाव का इनका चित्रण किया गया है। तो ये मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ को पढ़ने का नजरिया आपका ये होना चाहिए कि उससे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर हो रही है आपकी। अगर मेंस आप पहले कवर कर पा रहे हो, अगर फ्रेशर हो तो ये मैं सोचो कि पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगी, नहीं, दोनों इंटरलिंक है। अगर आप राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं पढ़ ली तो वही तो मेंस में लिखनी है, अलग से थोड़ा ना लिखनी है। कठपुतली कला पर एक संस्कृत लेख लिखिए तो कठपुतली पे आ जाएगा, कभी इस पे टेरिकोटा पे आ सकता है तो कभी कठपुतली पे आएगा। अब आ गया आपके निबंधात्मक सवाल, यानी आपकी 100 शब्द वाले जो 10 मार्क्स के आते हैं वो आगे। तो वो देखो, राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये सवाल आ जाए तो सबसे पहले ये सब स्टार्ट नहीं करना, पहले बताओ कि राजस्थान में चित्रकला की प्राचीन काल से ही प्रचलित है। सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी है, उन्होंने राजपूत पेंटिंग्स में इसका सही तरीके से वर्गीकरण किया है, हो गया। अब क्या पूछा है, विविध शैलियों की विशेषताएं। तो पहले सबसे पहले ये बताओ कि मारवाड़ शैली, मारवाड़ मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती, ये लिख दिया। फिर दोस्तों मेवाड़ बच गया, ठीक है। फिर इसकी विशेषताएं बताओ कि ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके कौन कौन से है। मारवाड़ में हम पता है हमको बीकानेर शैली आ रही है, मारवाड़ में किशनगढ़ शैली आ रही है, तो हमको पता है किशनगढ़ में नारी सौंदर्य बनी ठनी का चित्रण किया गया है, बीकानेर शैली में किसका चित्रण किया गया है, तो वो विशेषताएं लिखते जाओ, ठीक है। चित्रकला के मारवाड़ स्कूल पर एक विस्तृत लेख लिखे। अगर मारवाड़ पूछ ले तो फिर मारवाड़ लगाओ, बता दो कहाँ से कहाँ तक है, फिर यहाँ लिख दो दोस्तों मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल लिख दो। और इस मारवाड़ स्कूल की जो भी उपशैलियां है ना, आपको जितनी भी याद आ रही है, किशनगढ़, क्योंकि मारवाड़ स्कूल पूछा है दोस्तों, मारवाड़ शैली नहीं पूछी, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, और इसका प्रतिनिधित्व जो मारवाड़ करता है वो है आपका जोधपुर, जोधपुर। अब इसकी दोस्तों आप नीचे क्या है, आपकी मर्जी नीचे लिखो या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगा के लिखो। ये आप अच्छे से इनकी सारी जिनकी जो भी विशेषताएं आपको याद आ रही है, जो इनको अलग मतलब पहचान दे रही है दूसरों से, उसका आप अच्छे से वर्णन कर सकती हो, ठीक है। फड़ कला पर एक लेख लिखिए, अभी भी हम पढ़ के आए हैं तो फड़ लिख देना। कावड़ के विभिन्न विषयों का उल्लेख करते हुए इस कला पर प्रकाश डालिए, तो ये भी कर सकते हैं, अभी पढ़ा है हमने कावड़। शैलियों को बताइए, ये तो कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के बाद उसको बंद मत करो। एक बच्चे हमेशा बने रहो जिसमें आप में ये उत्साह होना चाहिए कि मैंने ये चैप्टर अगर पढ़ लिया है तो मैं 2 मार्क्स के 50 शब्द के 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स का सवाल है, ऐसे सोच लो कि आरएस में इस चैप्टर से ये सवाल आने वाले हैं। तो हम आरएस में आइडिया नहीं लगा सकते क्या आने वाला है, क्या सवाल आएगा, पर आपका माइंड सेट हो जाएगा कि ये सवाल इस तरीके से, अगर पिछली बार टेरिकोटा पूछा है तब की बार कठपुतली पूछ लेंगे, अगली बार कावड़ पूछ लेंगे, तो चीज़ वही रहनी है। कंटेंट हमारे दिमाग में रहता है, पर उस कंटेंट को परफॉर्म हम कर पा रहे हैं नहीं, वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो आप चैप्टर पढ़ो और उसके थ्रू क्या है, इसको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक नई डायरेक्शन देते रहो। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हमने चित्रकला, लोक कला ये पढ़ ली। कल की क्लास में देखते हैं कौन सा नया चैप्टर आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।